हाँ तो बच्चों, आज बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। पहले चैप्टर में आपने पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाठ का जैसा नाम है, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, इसकी संरचना और विकास। यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। उसके बाद पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है, उसका विकास कैसे होता है। इसमें सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे नर युग्मकोद्भिद की संरचना। जैसा कि आपको पहले चैप्टर में बताया था कि पुष्प के अंदर जो नर जननांग होते हैं उनको बोलते हैं पुंकेसर, और जो मादा जननांग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जायांग कहलाते हैं। ठीक है, तो नर जननांग क्या होते हैं, पुंकेसर। इसकी संरचना के बारे में आपने पढ़ा कि पुंकेसर में एक पार्ट पोतंतु होता है, उसके ऊपरी सिरे पर एक गोलाकार संरचना होती है इस तरह की। इस गोलाकार संरचना को बोलते हैं, ऊपरी जो पार्ट में होता है उसको बोलते हैं परागकोश, है ना। ये आपने पढ़ लिया था पहले। इसको बोलते हैं पोतंतु, फिलामेंट, और दोनों का जो संयुक्त होने वाला पार्ट है कहलाता है योजी। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, पुंकेसर। अब ये जो परागकोश है, इसका यदि हम फ्रंट व्यू लें, सामने से इसको हम देखते हैं, तो ये परागकोश दो पालियों का बना हुआ दिखाई देता है इस तरह से। ये परागकोश हो गया, ये पोतंतु हो गया, और ये पार्ट हो गया इसका योजी। ठीक, अब इस परागकोश को जिसमें दो पालियां हैं, तो ऐसे परागकोश क्या कहलाएंगे, द्विपालित। क्या कहलाएंगे, द्विपालित। ठीक है, ज्यादातर पादपों में परागकोश द्विपालित होते हैं। कुछ कुल ऐसे हैं जैसे मौलवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें परागकोश एक पाली का बना होता है, उसको बोलते हैं एक पालित। अब इन परागकोशों को इस तरह से अंतःस्थ काट दें तो हम देखेंगे प्रत्येक जो परागकोश की जो पाली है वो भी दो कोष्ठों की बनी होती है। इधर की पाली में दो कोष्ठ, ये इस पाली में दो कोष्ठ, ये पहली पाली, ये दूसरी पाली, ये योजी और ये पोतंतु। इस पाली में दो चैम्बर हैं और इस वाली पाली में भी दो चैम्बर हैं। तो ये जो चैम्बर है, ये जो कोष्ठ क्या बोलते हैं हम, परागपुट। परागपुट या दूसरा नाम भी होता है इनका, इनको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी ये कोष्ठ होते क्या कहलाते हैं, परागपुट या लघु बीजाणुधानी। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, यानी एक परागकोश के अंतर्गत 4 लघु बीजाणुधानी या 4 परागपुट पाए जाते हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में गोलाकार संरचनाएं काफी संख्या में फैली पड़ी होती हैं। इस संरचनाओं को बोलते हैं हम लघु बीजाणु। ये सारी संरचना क्या कहलाती है, लघु बीजाणु। इनका दूसरा नाम भी होता है परागकण। परागकण, ठीक है ना। तो ये लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु होते हैं इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुंकेसर की अंदर परागकोश और परागकोश के अंदर ये लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। अब इस लघु बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसको आगे लेंगे। पहले इनको उतार लीजिए फटाफट। हो गया, देखिए शुरुआत में क्या होता है, ये जो लघु बीजाणुधानी होती है ये बाह्य त्वचा से घिरी हुई अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, होमोजीनस मास होता है।
जीनियस मास। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये विभेदित होकर के, ये जो अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, ये विभेदित होकर के दो परागपुट और ये दो परागपुट और बीच में ये योजी। यानी ये विभेदित होकर के 4 परागपुटों का निर्माण कर देता है। ठीक है, होमोजीनियस मास जो होता है, इस कोशिकाएं विभेदित होकर के क्या बना देती हैं, 4 परागपुट बना देती है। इससे बाहरी स्तर क्या होता है, बाह्य त्वचा। अब इन परागपुटों में क्या होता है, इनके अंदर कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती है। क्या होती है, हाइपोडर्मल कोशिकाएं। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और उनमें सघन जीव द्रव्य हो जाता है, यानी जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और उन कोशिकाओं को बोलते हैं हम प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका, ये जो प्रपशु कोशिका है, ये विभाजित होकर के 2 कोशिका बनाती है। एक तो बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यानी ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी प्रपशु कोशिका। पहली बनाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका ये तो क्या करेगी, ये इस परागपुट की भित्ति का निर्माण करेगी और इस भित्ति में 4 लेयर होंगे इस प्रकार से। ये पहली लेयर, इसके बाद दूसरी लेयर रहेगी, ये दूसरी लेयर बन गई। ठीक है, इसके बाद तीसरी लेयर हर एक परागपुट में, और सबसे अंदर ये चौथी लेयर बनती है। ठीक है, इस प्रकार से 4 लेयर का निर्माण भित्ति कोशिका द्वारा होता है। यहां तक 4 लेयर तक ये जो पूरी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये भित्ति कहलाती है। इस भित्ति की सबसे बाहरी परत ये कहलाती है बाह्य त्वचा। अंदर वाली परत ये कहलाती है अंतःत्वचा, इसको बोलेंगे एंडोस्थीसियम या अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम। तीसरी जो परत होती है कहलाती है मध्य परत। मध्य परत, और सबसे अंदर वाली जो परत होगी इसको बोलेंगे हम टैपिटा। ठीक है, इसके अंदर फिर दूसरी कोशिका होगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये विभाजित होकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेंगे। अंदर सबसे अंदर जो कोशिका होंगी ये सब क्या होंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या स्टार्टिंग में इसको ले ले, प्राथमिक बीजाणु कोशिका होगी जो क्या बनाएगी, लघु बीजाणु जन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। इस प्रकार से ये पूरा परागकोश हाइपोडर्मल सेल्स और उसके बाद प्रपशु कोशिका से विकसित होता है। अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, कोश की संरचना। ये जो पार्ट है इसका इतना हिस्सा, इसको हम यहाँ पर आगे बनाते हैं।
इसमें ये सबसे बाहरी परत, ये हो गई बाह्य त्वचा। इसके अंदर दूसरी परत अंतःस्थिशियम। इसके बाद तीसरी परत, गोलाकार संरचना से मिलकर बना रहा हूं मैं। पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसको विस्तार से समझाएंगे। ये तीसरी परत, इसके बाद ये चौथी लेयर थोड़ी बड़ी कोशिकाओं की होती है। तो ये चार परतें इस प्रकार से बनी होती है। सबसे भारी परत ये क्या कहलाती है? ये बाह्य त्वचा है। ठीक है, ये एक कोशीय परत होती है और इस पूरे पराग कोश की ये सुरक्षा करती है और इसकी कोशिकाएं चपटी होती है। दूसरी जो लेयर है ये कहलाती है अंतःस्थिशियम। ठीक है, ये भी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे एक कोशिका परत होती है। इस कोशिका में, इसकी जो कोशिका होती है उनकी जो अंतर्वृत्ति होती है उस पर अल्फा सेलुलोज की रेखीय पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन कोशिकाओं की प्रवृत्ति होती है कि आर्द्रताग्राही होती है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने पर यह परागकोश को स्फटित होने में, फटने में मदद करती है। ठीक है, अब अंतःस्थिशियम के बाद ये तीन परतें मैंने गोलाकार कोशिकाएं बनाई है, ये जो तीनों लेयर है ये कहलाती है मध्य परत। ये तीनों लेयर क्या कहलाती है? ये मध्य परत कहलाती है। ठीक है ना, ये मेसोदक कोशिकाओं की लेयर होती है। ये जो स्तर होता है ये अल्पजीवी होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये स्तर नष्ट हो जाता है। और सबसे अंदर वाला जो लेयर है ये कहलाता है टैपिटम। इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं, केंद्रक भी इनका बड़ा होता है और इन कोशिकाओं का कार्य होता है पराग, ये जो लघु बीजाणु महत्व कोशिका होती है, आगे चल क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु बनाएंगी। तो ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। टैपिटम जो होता है ये कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, आकार के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक तो कहलाता है स्रावी टैपिटम और दूसरा कहलाता है अमीबीय टैपिटम। ठीक है, ज्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में स्रावी टैपिटम पाया जाता है। ठीक है, कुछ ही पादपों में अमीबीय टैपिटम होता है। अब ये जो टैपिटम कोशिका होती हैं इनके अंदर होता क्या है? कुछ बसीय प्रकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को बोलते हैं हम प्रोयूबिस्काय। बसीय प्रकृति की संरचनाएं पाई जाती है इन कोशिकाओं के अंदर। टैपिटम कोशिकाएं होती है, उनमें क्या पाई जाती है? बसीय प्रकृति की कोशिकाएं संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। इन प्रोयूबिस्काय पर क्या होता है? स्पोरोपोलिनेंट एक रासायनिक पदार्थ होता है। कौन सा? स्पोरोपोलिनेंट। इसका जमाव हो जाता है और इसका जमाव हो जाने पर ये जो संरचना बनती है दोनों को मिलने से उसको बोलते हैं हम यूबिस्काय। यूबिस्काय का निर्माण होता है। ये यूबिस्काय जब लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण जब बनते हैं तो परागकण का जो बाह्य चोल होता है, बाह्य आवरण होता है, उसको बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से दोबारा देखो एक बार। टैपिटम दो प्रकार का होता है, स्रावी अमीबीय टैपिटम। स्रावी टैपिटम या अमीबीय टैपिटम जो भी है, उस टैपिटम में कोशिकाएं होती हैं उनमें बसीय प्रकृति की कुछ संरचना पाई जाती है जिनको बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। इस पर स्पोरोपोलिनेंट जमा हो जाने पर ये क्या बन जाता है? यूबिस्काय, जो परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है। ठीक है ना, इस प्रकार से टैपिटम का जो मुख्य कार्य होता है ये परागकणों को या लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य कार्य भी ये करता है। यदि विकास के दौरान, इसके विकास के दौरान जब लघु बीजाणुओं का विकास हो रहा होता है तो उस विकास के दौरान टैपिटम मान लीजिए नष्ट हो जाए तो हमारे लघु बीजाणु वो कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। अब सबसे अंदर वाली बात करते हैं। अंदर सबसे परत क्या होगी? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका।
जो विभाजित होगी क्या बनाएगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं विभाजित होकर के ये बनाएंगी लघु बीजाणु। अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु, जो अणुसूत्रीय विभाजन द्वारा निर्मित होंगे। और ये संरचना कैसी होंगी, अगुणित। इसके द्वारा बनेंगे ये लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के द्वारा अणुसूत्रीय विभाजन से क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु, जो इस लघु बीजाणु ध्वनि में भरे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये होती है लघु बीजाणु ध्वनि का विकास और इसकी संरचना। बना लो इसको। ये आपका यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नर की हमने क्या पढ़ी, इसमें पुंकेसर के अंदर परागकोश की संरचना पढ़ी। अब परागकोश के अंदर इसका निर्माण हुआ लघु बीजाणुओं का। लघु बीजाणु का दूसरा नाम क्या होता है, परागकण। लघु बीजाणु के अंदर ही जब लघु बीजाणु अंकुरित होगा, इसके अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है ना, तो जब अंकुरित हो जाएगा लघु बीजाणु तो इसको क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद। लघु बीजाणु की अंकुरित अवस्था है, अंकुरित परागकण जो होगा वो क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद कैसे डेवलप होता है, लघु बीजाणु संरचना या परागकण संरचना कैसी होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम कर लेंगे। आज तक आप इसके लिए यहाँ तक अच्छी तरह पढ़ के क्लियर करें। और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपको हो वो 9 बजे से 10 बजे तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने आपको डाल दिया व्हाट्सएप पर, उस पर आप कंसल्ट कर लें। कोई चीज समझ में ना आए तो उसको दोबारा से फोन पर बात करके आप क्लियर कर लें। ठीक है।